नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस क्लास में हम लोग साबित करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आता कैसे है। पिछला क्लास में हम आपको सिखाए थे कि समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और एक सवाल भी कर दिखाए थे कि समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समलंब का क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए, थोड़ा सा यूज आता है। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, तब जाकर इस वीडियो को देखने आइए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज हम एक बनाते हैं। ठीक, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी। हमको कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज ए बी सी का। जो ए का निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1 और y1। जो बी का निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है x2 और y2। और जो सी का निर्देशांक दिया हुआ है वो x3 और y3। आपको भी तीन इसी तरह से निर्देशांक दे देगा और बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम एक्स वाई अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको हम सिखाए थे कि x2 और y2 का मतलब क्या है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो पीछे जाकर वीडियो में देखिए प्लीज, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। x2 y2 का मतलब क्या है? x2 y2 का मतलब यह है कि x2 के लिए हम इस पे लंब डालते हैं और y2 के लिए हम y अक्ष पे लंब डालते हैं। x2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 हुआ और ये वाला दूरी y2 हो गया। x2 y2 का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 हुआ और ये वाला y वाला दूरी कितना हो गया? y2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ? x2। कोई दिक्कत? और ये वाला दूरी कितना हुआ? y2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 हुआ और ये दूरी कितना हो गया? y2 हो गया। ठीक, उसी तरह से x1 y1, उसके लिए हम एक लंब इस पे डालते हैं। x1 y1 के लिए क्या होगा देखिएगा, ये मूल बिंदु है। ठीक है ना, ये क्या है? मूल बिंदु। ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। x1 y1 का मतलब यह है कि मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक का दूरी, ये x अक्ष है ना, तो x वाला दूरी कितना है? x1 है। अगर यहाँ 5 और 6 रहता था तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 होता था, लेकिन यहाँ पर 5 की जगह x1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी x1 होगा। कितना होगा? x1 होगा। तो ये जो दूरी होगा वो कितना होगा? x1 होगा। हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? x1। और ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है वो कितना है? y1 है। ये वाला जो दूरी है कितना है? y1 है। ठीक है, हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ये दूरी कितना है? y1 है। देखिए, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये दूरी कितना है? y1 है। ठीक है, उसी तरह से x3 y3 का मतलब तो अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। x3 y3 का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक का दूरी x3 है। मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? x3 है। मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? x3 है। और यहाँ से लेकर मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? y3 है। कितना है? y3 है। हम इसका नामकरण कर लेते हैं सब पॉइंट का। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो है D, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1 है। ठीक, हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आप गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें तीन गो समलंब बन रहा है। पहला समलंब बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए ई डी बी। देखिएगा, ए ई डी बी, पहला समलंब कौन बन रहा है? ए ई डी बी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा डी बी और ए ई समांतर भुजा है। देखिए, ये भुजा और
ए देखिए बी डी या डी बी, ए भुजा और ए भुजा क्या है, समांतर भुजा है, ठीक। और ये दोनों भुजा ए बी और ई डी, देखिए ये दोनों समांतर नहीं है, ये आगे इसको खिसकाइएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए भुजा और ए भुजा क्या है, समांतर है, पैरेलल है। और ए भुजा और ए भुजा मतलब ए से लेकर बी तक और ई से लेकर डी तक ये समांतर नहीं है, क्योंकि इसको पीछे करिएगा तो मिल जाएंगे, और समांतर भुजा कभी मिलते नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला समलंब हो गया ए ई डी बी, ठीक। दूसरा समलंब जो है वो है ए ई एफ सी, ए ई एफ सी। और आपको मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए इसमें समांतर भुजा कौन कौन है, ए ई है और एफ सी है, ए ई है और एफ सी है, ठीक है। ये दोनों समांतर भुजा है, और ए भुजा और ए भुजा दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि आगे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एक तीसरा समलंब बन रहा है, वो तीसरा समलंब क्या बन रहा है, बी सी एफ डी, देखिएगा बी सी एफ डी। इसमें जो समांतर भुजा है वो है बी डी, और यहाँ पे जो समांतर भुजा है वो सी एफ है, ये सी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो समांतर भुजा है सी एफ है, ठीक है ना। तो इसमें बी डी और सी एफ समांतर भुजा है, और साथ में सी बी या बी सी और एफ डी ये दोनों समांतर भुजा नहीं है, क्योंकि इधर ये आगे जाकर मिल जाएगा, ठीक। तो तीन समलंब बन रहा है, एक समलंब हो गया ए ई डी बी, दूसरा समलंब हो गया ए ई एफ सी दूसरा समलंब, और तीसरा समलंब हो गया बी सी एफ डी, ठीक। तो अगर हमको इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम अगर इस समलंब पहला समलंब ए ई डी बी ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देते हैं, वहां से देख रहे हैं ना, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक। दूसरा समलंब ए ई एफ सी ये दोनों समलंब के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ये पूरा ए और ये पूरा निकल जाएगा, ए ई डी बी का क्षेत्रफल और ए ई एफ सी का क्षेत्रफल में हमें पूरा दोनों क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा नीचे तक, ठीक। ये त्रिभुज मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा। उसमें अगर हम इस समलंब के नीचे वाला क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं, बी सी एफ डी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। ध्यान से देखिए, ये पूरा समलंब का क्षेत्रफल ए ई डी बी पूरा इस समलंब का क्षेत्रफल ए ई डी बी का क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल ए सी एफ डी का क्षेत्रफल दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो एक पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा समलंब का। ध्यान से देख रहे हैं ना, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पूरा नीचे से ऊपर तक का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसमें से इस समलंब वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो वही काम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बनाना इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समलंब ए ई डी बी का क्षेत्रफल, ठीक। ए ई डी बी का क्षेत्रफल अभी ये सिखाए थे ना पिछला वीडियो में कि समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समलंब ए ई डी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है, y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 बातें की है, y2 प्लस y1 और ये दोनों के बीच का दूरी। तो ये दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, अभी आपको पता है पूरा दूरी मूल बिंदु से यहाँ तक x1 दिया हुआ है, मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है x1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है x2। तो ये दूरी कैसे आएगा, पूरा x1 में से अगर हम इस x2 को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी x2 है और मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी x1 है, पूरा x1 में से अगर हम इस x2 को घटाएंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा ना, और ये दूरी कितना आएगा x1 माइनस x2, ठीक है। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग y2, समांतर भुजा y2 मतलब यहाँ से ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, तो 1/2 गुने y2 प्लस y1, 1/2 गुने y2 प्लस y1 समांतर भुजाओं का योग गुने बीच का दूरी। तो बीच का दूरी कितना है x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं। इसको y2 प्लस y1 की जगह हम y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं ना, बात एक ही है, y1 प्लस y2 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने बीच का दूरी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, समलंब ए ई डी बी का क्षेत्रफल आ गया, मतलब क्षेत्रफल का मतलब पूरा ये क्षेत्र, समझ रहे हैं ना। अब आगे हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं समलंब ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, ए ई एफ सी का क्षेत्रफल।
AEFC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन है, y1 है और इस बार y3 है। तो हम क्या करेंगे, y1 प्लस y3 समांतर भुजाओं का योग गुने बीच का दूरी, मतलब ए वाला दूरी देख रहे हैं ना, ई से लेकर एफ तक का दूरी। समलंब चतुर्भुज इस बार क्या निकाल रहे हैं, AEFC। देखिए ये चतुर्भुज है AEFC, AEFC। तो 1/2 गुने समांतर भुजा ए वाला दोनों का योग, ठीक, और गुने बीच का दूरी। तो समांतर भुजा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, y1, और यहाँ से यहाँ तक y3 है। तो 1/2 गुने y1 प्लस y3 गुने ये दोनों के बीच का दूरी। तो ये दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, आप गौर कीजिए, पूरा यहाँ तक x1 है, ध्यान दीजिए, पूरा यहाँ तक क्या है, x1 है, और ये पूरा क्या है, x3 है। ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से यहाँ तक पूरा क्या है, x3 है, और यहाँ तक कितना है, x1 है। तो पूरा इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, पूरा इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। तो पूरा x3 में से x1 घटा देंगे तो ये वाला EF निकल जाएगा। तो EF कितना हो जाएगा, x3 में से कितना घटाना पड़ेगा, x1 घटाना पड़ेगा, तो निकल जाएगा ना। तो 1/2 गुने समांतर भुजा y1 प्लस y3 गुने दोनों के बीच का दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, x3 माइनस x1। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, y1 है, ठीक है ना, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, समलंब, ये समलंब और ये समलंब का क्षेत्रफल निकाल दिया, मतलब पूरा नीचे तक आ गया, ये क्षेत्रफल यहाँ तक यहाँ तक। उसमें से हम नीचे वाला ये क्षेत्रफल हम अगर हटा देंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला आ जाएगा ना। तो ये समलंब, इसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर कौन सा समलंब का क्षेत्रफल निकालने का कोशिश कर रहे हैं, समलंब, देखिएगा ये बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी, BCFD, BCFD का क्षेत्रफल, BCFD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर से वही सूत्र, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा, समांतर भुजा है 1/2 गुने, यहाँ समांतर भुजा कौन सा है, y2, और यहाँ पे समांतर भुजा क्या है, y3। तो 1/2 गुने y2 प्लस y3, 1/2 गुने y2 प्लस y3, 1/2 गुने समांतर भुजा होता है ना, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा कौन कौन है, y2 है, y3 है, क्योंकि दोनों कभी आपस में नहीं मिलेगा। तो 1/2 गुने y2 प्लस y3, ये हो गया समांतर भुजा, और ये दोनों के बीच का दूरी। तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x2 है, देखिए, और पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, x3। तो अगर ये पूरा x3 में से अगर ये वाला घटा देंगे तो पूरा ये दूरी आ जाएगा ना, पूरा x3 में से, पूरा x3 में से अगर ये वाला घटा देंगे, ये वाला कितना है, x2 है, पूरा x3 में से अगर इस x2 को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा ना, और ये दूरी कितना हो जाएगा, x3 माइनस x2। पूरा x3 में से अगर x2 को घटा देंगे तो ये दूरी कितना आ जाएगा, x3 माइनस x2। तो ये दूरी आ जाएगा x3 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हम निकाल दिए समलंब चतुर्भुज AEDB का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज किसका क्षेत्रफल निकालें, ये C लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। समलंब चतुर्भुज AEFC का क्षेत्रफल, AEFC का क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल आ गया, ठीक, और साथ में हम ए वाला क्षेत्रफल निकाले हैं, समलंब चतुर्भुज BCFD का क्षेत्रफल। अगर हम इसका क्षेत्रफल जोड़ के, ये क्षेत्रफल जोड़ के नीचे वाला समलंब का अगर हम घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, समलंब किसको जोड़ना होगा, AEDB को जोड़ना होगा, AEDB समलंब AEDB का क्षेत्रफल प्लस समलंब AEFC का क्षेत्रफल, AEFC का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाना होगा, किसको घटाना होगा, समलंब BCFD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जोड़ के इसका क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समलंब BCFD का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आएगा। चलिए हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। समलंब AEDB का क्षेत्रफल, AEDB का क्षेत्रफल कितना है, 1/, नीचे थोड़ा सा करते हैं, 1/2 गुने 1/2 गुने
y1 प्लस y2 गुना x1 माइनस x2 गुना में है। इसको जोड़ना है किसके साथ, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो ये डीबी का क्षेत्रफल प्लस यही एफसी का क्षेत्रफल। तो यही एफसी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुने y1 प्लस y3 गुना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब गुना है, गुना x3 माइनस x1। ठीक है, 1/2 गुने y1 प्लस y2 गुना x1 माइनस x2 हो गया। इसमें जोड़ना है क्या, 1/2 गुना, अगर नहीं भी गुना लिखा हुआ है ऐसे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब गुना है, 1/2 गुना y1 प्लस y3 गुना x3 माइनस x1। और इसी में घटाना है समलंब चतुर्भुज BCFD का क्षेत्रफल। ठीक है ना, किसका क्षेत्रफल घटाना है, समलंब चतुर्भुज, समलंब BCFD का क्षेत्रफल, BCFD का क्षेत्रफल। और BCFD का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/2 गुना, यही ना आया है BCFD का क्षेत्रफल, y2 प्लस y3 गुना x3 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो 1/2 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, ध्यान दीजिएगा, y1 प्लस y2 गुना x1 माइनस x2। ठीक, प्लस यहाँ से भी 1/2 कॉमन कर लिए, तीनों में से 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पर बचा y1 प्लस y2 गुने x1 माइनस x2। यहाँ पर बचा y1 प्लस y3 गुना y1 प्लस y3 गुना x3 माइनस x1 माइनस यहाँ पर बचा y2 प्लस y3 गुना x3 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गुना करना शुरू करते हैं। ठीक है, शायद फ्रेम में नहीं भी आ सकता है लेकिन एक लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/2 गुना, आपको गुना करने आता है ना, y1 में x1 से करना है, फिर y1 में x2 से करना है। y1 में x1 से करेंगे तो y1 x1 होगा या x1 y1 होगा, तो यहाँ लिखते हैं x1 y1 फिर y1 में माइनस x2 से करना है तो माइनस y1 x2 होगा या फिर माइनस x2 y1 होगा, दोनों एक ही चीज है, x2 y1। उसी तरह से y2 में करना है x1 से, तो y2 में x1 से करना है या फिर x1 में y2 से करना है, तो बात एक ही है, प्लस x1 y2। ठीक, फिर y2 में x2 से करना है, तो y2 में x2 से करिएगा तो कितना होगा, माइनस x2 y2। आता है ना गुना करने, y1 में x1 से किए तो x1 y1, y1 में x2 से किए तो माइनस x2 y1, प्लस y2 में x1 से किए तो x1 y2 और प्लस y2 में x2 से किए प्लस माइनस माइनस x2 y2। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर प्लस लिखा हुआ है तो इसीलिए हम प्लस लिखेंगे, y1 प्लस y3 में x3 माइनस x1 से गुना करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, y1 प्लस y3 में x3 माइनस x1 से गुना करते हैं। ठीक, तो x3 में y1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, x3 y1। ठीक, फिर x3 में y3 से करते हैं प्लस x3 y3, आप इधर से भी कर सकते हैं, बात देखिए, माइनस x1 में y1 से करते हैं माइनस x1 y1। ठीक, माइनस x1 y1, माइनस x1 में प्लस y3 से करते हैं तो माइनस x1 माइनस x1 y3, माइनस x1 y3। ठीक, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, y2 प्लस y3 में x3 माइनस x2 से गुना करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले x3 में y2 से गुना करते हैं, x3 y2, x3 में y2 से करेंगे x3 y2, फिर x3 में y3 से कर रहे हैं x3 y3। ठीक, फिर माइनस x2 में y2 से गुना करेंगे तो माइनस x2 y2, और फिर माइनस x2 में प्लस y3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस x2 y3। कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया गुना किसका। ठीक, होप आप इसको यहाँ तक आप उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड पर मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो होप आप उतार लिए होंगे बच्चों, उतार लिए होंगे। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं ऊपर से। ठीक, अब डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम त्रिभुज छोड़कर बाकी को हम मिटा देते हैं।
ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी मिटा देते हैं और इसको इस तरफ लिख देते हैं, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 x1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। ठीक, माइनस को अंदर लेकर जाते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x3 y2 माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x2 y2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 y3। कोई दिक्कत नहीं ना, हम मिला लेते हैं x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। ठीक, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x3 y2 माइनस x3 y3, फिर माइनस 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 अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया x2 y2 और माइनस माइनस प्लस हो गया x2 y3। ठीक है, अब हम जो कैंसिल होने वाला है उसको हम कैंसिल करते हैं। ये x1 y1 देखते हैं कहीं और x1 y1 नहीं ना है, x1 y1 है। देखिए ये x1 y1 यहाँ प्लस में है और x1 y1 माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद x2 y1 देखते हैं, x2 y1 यहाँ x2 y2 है, यहाँ 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 x2 y1 कहीं नहीं है, तो x2 y1 कैंसिल नहीं होगा। x1 y2 कहीं है, x1 y2 x1 y3 है, यहाँ भी x1 y2 नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर है माइनस x2 y2, देखते हैं माइनस x2 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y2, यहाँ माइनस x2 y2 है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, माइनस x2 y2 प्लस x2 y2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x3 y1 देखते हैं, x3 y1 कहीं है, x3 y1 नहीं है। फिर देखते हैं x3 y3 देखिए यहाँ पर x3 y3 है, ये प्लस में x3 y3 है या माइनस में x3 y3 है, तो x3 y3 से x3 y3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो कुछ कैंसिल होने लायक है नहीं, x1 y3 को देख लेते हैं, नहीं कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं 1/2 गुणे, यहाँ पर है माइनस x2 y1 प्लस x1 y2। ठीक, उसके बाद है प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, माइनस x2 y1 बचा हुआ है, उसके बाद प्लस x1 y2 बचा हुआ है, उसके बाद प्लस x3 y1 है, उसके बाद माइनस x1 y3 है, उसके बाद माइनस x3 y2 और प्लस x2 y3 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/2, यहाँ पर x1 y2 है। ठीक, x1 वाला टर्म को एक साथ लेते हैं, यहाँ पर x1 y3 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x1 y2 है, यहाँ पर x1 y3 है, तो हम यहाँ से x1 कॉमन ले लेते हैं, तो x1 कॉमन लीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y2 बचेगा, क्या बचेगा, y2, और यहाँ पर क्या बचेगा, y3 बचेगा। ठीक है, x1 का हो गया, अब हम x2 वाला को लेते हैं, ये हो गया x2। ठीक है, ये हो गया x2 y1 और x2 y1 कहीं है, x2 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस x2 y1 है, यहाँ पर प्लस x2 y3 है, तो यहाँ पर हम प्लस x2 कॉमन लेते हैं, तो प्लस x2 कॉमन लीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा, प्लस में y3 बचेगा, प्लस x2 y3 है, प्लस लीजिएगा तो y3, और यहाँ से प्लस जाएगा तो माइनस y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस y1 हो जाएगा। हम x2 वाला काम कर लिए हैं, अब हमारे पास बचा है x3 वाला, तो x3 y1 और यहाँ पर बचा है x3 y2, तो x3 y1 बचा है और x3 y2, तो हम इसमें से प्लस x3 कॉमन कर लेते हैं, प्लस x3 कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y1 माइनस y1 माइनस x3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y1 माइनस y2। ठीक है,
और यही बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2। हम त्रिभुज क्या बनाए थे, हम फिर से इस त्रिभुज को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। इस पॉइंट का निर्देशांक था x1 y1, इस पॉइंट का निर्देशांक था x2 और y2, और इस पॉइंट का निर्देशांक था x3 और y3, ठीक। तो हम ये त्रिभुज क्या था, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आ गया वो क्या आ गया 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 गुने y1 माइनस y2, ठीक है। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 10th बोर्ड में डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से आप करिए, ठीक है ना। आप इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है ना। होप आप इसको उतार लिए होंगे, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा याद करने का ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको करना क्या है, आपको ऐसे लिखना है 1 2 3, ठीक। हर जगह देखिए x1 x2 x3 से गुना है, x वाला से, ठीक है ना, और y वाला यहाँ पर माइनस हो रहा है। x1 वाला से गुना हो रहा है x1 x2 x3, ठीक है। तो सबसे पहले एक को लेंगे, ठीक। तो एक को लेना है, ठीक, तो x1 लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस किसको करेंगे, y वाला को, तो किसको माइनस करेंगे, y2 माइनस y3। लेकिन सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 लिख लीजिए। सबसे पहले एक को लेना है, तो बचा कौन सा, 2 और 3, तो किसको माइनस करेंगे, y2 माइनस y3, ठीक। उसके बाद 2 को लेना है, लेकिन 2 को लेते समय एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम इधर से इधर माइनस करते हैं। जैसे x1 लिए थे तो 2 में से 3 को माइनस किए थे, y2 में से y3, लेकिन बीच वाला जो 2 लेंगे ना, तो इसमें से 3 में से एक को माइनस करेंगे, इसमें 3 में से एक को, तो यहाँ पर क्या होगा y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद अगर गौर कीजिएगा, हम x3 लेते हैं, क्या लेते हैं, x3, क्योंकि x1 हो गया x2 हो गया, तो प्लस क्या होगा x3, तो x3 हो गया तो क्या बचा 1 और 2, तो 1 और 2 बचा तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। यही हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फिर से हम सिखा देते हैं, 1 2 3 है, 1/2 गुने x1 लेंगे तो 2 और 3 बच गया, तो 2 और 3 बच गया, तो y2 माइनस y3, फिर 2 लेंगे, 2 मतलब x2 लेंगे, तो क्या बचा 1 और 3, लेकिन बीच वाला लेना है तो इधर से माइनस करना है, इधर से माइनस नहीं करना है, तो क्या करेंगे y3 माइनस y1, फिर 3 वाला लेना है तो 3 x3, तो 1 और 2 बच गया, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब y1 माइनस y2। यही हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो आज की क्लास के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अगला क्लास में इस पर कुछ सवाल करवाएंगे और हमारा त्रिकोण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति लगभग खत्म होने के कगार पर है। धन्यवाद।